हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। यहाँ पर हम जैप के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके एमसीक्यूज के थ्रू पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये लास्ट महीना हमारे पास बचा हुआ है, महीना भी नहीं उससे कम समय बचा हुआ है हमारे पास, 7 मई को हमारा पहला पेपर है, तो वो पूरा अच्छे से आप यूटिलाइज करो, यही हमारा एम है। 2 क्लासेस हो चुकी है दोस्तों, ये तीसरी क्लास है, क्लास 3, जहां पर हम IEIFS के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, जिनके थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, उनको आपको कैसे आंसर करना है, ये सब समझेंगे। तो ये जो है आपको पिछले सेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू अबाउट %% ऑफ एक्सपोर्ट्स इन इंडिया। बहुत अच्छे तरीके से बार बार हम पढ़ चुके हैं, ये चीज सेशंस में हम देख चुके हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, 28, 64, 40 और 20। यहाँ पर क्या पूछा गया, एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन जो है लगभग 40% के आसपास है, इस वजह से हमारा सही जवाब हो जाता है सी। तो मैन्युफैक्चरिंग को एमएसएमईज का क्या कंट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 45% के आसपास इनका जो है कंट्रीब्यूशन है। साथ में जीडीपी में ये जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो 28% का कंट्रीब्यूशन है। ये नंबर्स आपको याद रखने हैं, 3-4 नंबर्स हर एक चैप्टर में से होते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर, इस वजह से हियर द आंसर इज सी, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन इस सेशन का, इन सेशंस का बहुत अच्छे तरीके से आपको फायदा उठाना है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक पेन पेपर लेकर बैठिए और ईच एंड एवरी क्वेश्चन के साथ अपना जो भी आंसर है वो मार्क करते जाइए, एंड एट द एंड अपना स्कोर देखिए कि आपको 20 में से 25 में से कितने सही हुए आपके, और उसके हिसाब से आपको अपने प्रिपरेशन लेवल का आइडिया लग जाएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूछा गया है। तो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। दोस्तों इनको याद रखने का तरीका है कि आप इससे रिलेटेड एक टर्म याद रख लो। तो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वो है जो कि फिजिकल नेटवर्क्स एस्टैब्लिश करते हैं इंडिया में, और ये फिजिकल नेटवर्क्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी को चलाए रखने के लिए। नेटवर्क यानी कि कनेक्ट करने वाले, कम्युनिकेशन हो गया, इसमें हमारे जो है रोड्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, ये सारी चीजें हमारे हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बन जाते हैं। अब सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि हमारी इकोनॉमी को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए हेल्प करता है, राइट। तो ये चीजें हमें याद रखनी है, ये कुछ टर्म्स आप याद रखो और इसके साथ आपको समझ में आ जाएगा। ऑल्सो आपको जो इसके एग्जांपल्स है वो अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। तो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा कि हमने देखा फिजिकल नेटवर्क्स है, फिजिकली आपको जो चीजें दिख रही हैं उस तरीके की जो कि कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह को। तो कौन से, वो रोड्स, पोर्ट्स और पाइपलाइन। फिजिकली हमें हेल्थ केयर दिख रहा है क्या, नहीं, बट हेल्थ केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ह्यूमन पीपल जो वहां पर हैं उनकी हेल्थ सही नहीं होगी तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन क्या करेंगे। तो इकोनॉमी को रनिंग रखने के लिए हेल्थ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस वजह से हेल्थ केयर पार्ट है ऑफ द सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। पूछा क्या गया, नॉट एन एग्जाम्पल, सो डी इज द राइट आंसर। अगर आप लोगों ने डी टिक किया है तो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज रैंकिंग इन द रिन्यूएबल एनर्जी पावर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड इज डैश। ठीक है, रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड, ये क्या है, ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये हमें याद रखना है। एक चीज तो हमें पता है कि अभी हम ऑल्दो हम कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट तो नहीं है हम, तो वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपको आइडिया है तो आप उस चीज को एलिमिनेट कर सकते हैं। कंफ्यूजन यहाँ पर है 4th एंड 5th में, ठीक है। तो अलग अलग जो रैंकिंग्स है वो आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर दिया गया है रिन्यूएबल एनर्जी पावर कैपेसिटी की रैंकिंग, ऑल्दो ये चेंज हो, बट इन द बुक में अभी जो दिया हुआ है हम वही फॉलो कर रहे हैं, तो दैट इज 4th। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में इंडिया की रैंकिंग है 4th, जिसके वजह से सी इज द राइट आंसर। इसके साथ अगर आप देखो विंड पावर में क्या हमारी रैंकिंग है, वो है 4th अगेन। सोलर पावर में हमारी क्या रैंकिंग है, 5th है। तो ये नंबर्स आपको याद रखने हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या फिर सिंगल टाइप इस तरीके के पूछे जा सकते हैं। अगर आपका आंसर यहाँ पर सी था तो 1 पॉइंट आपको जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर एग्जांपल्स ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये ऐसी चीजें हैं जो कि बैकग्राउंड से काम कर
करती हैं, बैकग्राउंड में काम करती हैं और अगेन इकोनॉमी को एक अच्छे रनिंग कंडीशन में रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्रिटिकल है। ठीक है, तो हेल्थ केयर जो है समटाइम्स अगर आपको सही से प्रोवाइड ना भी हो दैट इज फाइन, बट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज समथिंग जिसके बिना चीजें चलेंगे ही नहीं, राइट। तो वो चीज आपको याद रखनी है। जैसे एक इंडस्ट्री है, ये पूरा जो सिस्टम है, आपका फोन है, उसकी बैटरी डेड हो जाए तो आपका फोन चलेगा ही नहीं, तो दैट बैटरी इज अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर योर सेल फोन। इसी तरीके से इकोनॉमी का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंडस्ट्रीज रन होने हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सब होना चाहिए, तो दैट इज पार्ट ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इलेक्ट्रिसिटी, गैस प्रोडक्शन, टेलीकम्युनिकेशन, वाटर सप्लाई, ये चारों ना हो तो कोई भी काम इकोनॉमी में नहीं होगा। दैट इज व्हाई दीज आर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक्चुअली आपको फिजिकली दिखे या ना दिखे, बट देन ये बैकग्राउंड में काम करते हैं जो कि इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जरूरी है। तो इस तरीके से हम ये चीज याद रख सकते हैं। ये सारे हैं। एंड देन ये आज के जमाने में अगर आपको याद आ रहा है कोई एग्जाम्पल, आज के जमाने में बहुत ही ज्यादा जरूरी एक चीज है जो कि जिसके बिना काम चलेगा ही नहीं। जी हाँ, अगर आप कह रहे हो इंटरनेट, तो वो सही है, इंटरनेट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, बट देन ये जो है इंटरनेट के बिना आजकल काम नहीं चलेगा। यूपीआई पेमेंट से लेके हर एक चीज ऑनलाइन क्लाउड पे सेव हो रही है, तो इंटरनेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एग्जाम्पल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो डी इज द राइट आंसर हियर। अगर आपने डी जवाब दिया, एक और पॉइंट जाता है आपको, दैट इज रियली गुड। अगर आपको अभी तक 3 पॉइंट मिल चुके हैं तो बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिए। अर्बन एरियाज अकाउंट फॉर अबाउट -% ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो इस तरीके के जो फैक्ट्स है बुक में से, उनसे ही क्वेश्चन बनाए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि पूछे जा सकते हैं। बहुत ही जरूरी ये चीज है। एंड इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है लोगों को, ऐसे सवाल ही जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है अर्बन एरियाज अकाउंट फॉर -% ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू से पूछा गया 30, 50, 60 या 90। ठीक है, तो ये चीज भी बहुत ही क्लियरली बुक में दी हुई है कि इसका सही जवाब है 90%। तो 90% गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू आता है वो अर्बन एरियाज से आता है। इवन दो इन एरियाज में जो पॉपुलेशन रिसाइड कर रही है वो कम है इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज। मोस्ट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन कहां पर है, वो रूरल एरियाज में है, लेकिन अर्बन एरियाज से जो गवर्नमेंट रेवेन्यूज हैं वो मैक्सिमम आते हैं एंड अबाउट 90% यानी कि सिर्फ 10% रूरल एरियाज में से आते हैं। तो दिस इज द थिंग, इस वजह से डी इज द राइट आंसर। आपको बुक में भी ये देखने को मिल जाएगा। ओनली 1/3 पीपल जो हैं इंडिया के वो अर्बन एरियाज में रहते हैं, फिर भी 90% जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो अर्बन एरियाज से आता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 2/3 पीपल जो है, 2/3 जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन अर्बन एरियाज का है, तो ये चीज भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है, ऑप्शंस देख के भी आप आराम से इसको आंसर कर सकते हो। जल्दी से आप कोशिश करो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, 1 सेकंड लीजिए। ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ग्रीन बेल्ट्स, बर्ड सैंक्चुरी एंड नेशनल हाईवे। जी हाँ, 1 ही सेकंड लगेगा इसको आंसर करने के लिए। आई होप आप अभी तक आंसर कर चुके होंगे। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पूछा जा रहा है, ग्रीन इस नाम से हमें पता चलता है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि वाइल्ड लाइफ, नेचर, इसको कंजर्व करने के लिए और जो फ्लोरा एंड फौना है हमारे उनको कंजर्व करने के लिए, एनिमल्स प्लांट्स को कंजर्व करने के लिए जो यूज हो रहा है दैट इज ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से तो यहाँ पर आप देखिए वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ग्रीन बेल्ट, बर्ड सैंक्चुरी या फिर नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे भी हो सकता है, नेशनल हाईवे भी आजकल ग्रीन हो गए हैं, यानी कि नेशनल हाईवे के दोनों साइड से पेड़ वगैरह लगाए जा रहे हैं एंड ऑल्सो मटेरियल जो यूज किया जा रहा है वो ऐसा मटेरियल जो कि बायोडिग्रेडेबल हो, कई जगह पर ये किया जा रहा है। बट देन नेशनल हाईवे का मेन पर्पस कंजर्वेशन नहीं है, मेन पर्पस है जो ट्रांजिट है वो मेन पर्पस है, ट्रांसपोर्टेशन मेन पर्पस है। तो ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आएगा, ये तीनों ही ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। ग्रीन बेल्ट्स ऐसे एरियाज है जो कि
प्लांट्स ट्रीज जहां पर लगाए जाते हैं ग्रीन बेल्ट्स उन्हें कहा जाता है। कंटिन्यूअस जो ट्रीज लगाए जाते हैं उन्हें हम ग्रीन बेल्ट कहते हैं। और ये ग्रीन बेल्ट्स एक्चुअली प्लांट्स एंड ट्रीज को कंजर्व करने के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी नाम से ही पता चल रहा है, वो उन्हें कंजर्व करने के लिए। डी इज द राइट आंसर। अगर आपने डी जवाब दिया है 5 पॉइंट्स आपके जो है हो गए, अगर आपने अभी तक सारी चीजें सही सही जवाब उनका दिया हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि जहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो थोड़ा कम होता है इन कंपैरिजन टू इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, बट इसके वेलफेयर के जो एस्पेक्ट्स है वो बहुत ज्यादा है। लोगों तक जो वेलफेयर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमी का, नेशनल इनकम का, वो ज्यादा होता है थ्रू द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये हेल्प करता है लोगों के लाइफ के क्वालिटी को बेटर करने के लिए। ठीक है, मेन क्राइटेरिया यहाँ पर है जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो कम होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। फॉर एग्जाम्पल आपको एक रोड जो है बनानी है तो इसमें बहुत सारा खर्चा होगा। आपको एक स्कूल बनाना है तो इसमें खर्चा होगा, बट देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट ये रोल प्ले करेगा लोगों को, बच्चों को पढ़ाने में और उनकी स्किल्स आगे जाके जो डेवलप होंगी और उनकी लाइफ को बेटर बनाने में, वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आप रोड कंस्ट्रक्ट कर दो। रोड कंस्ट्रक्ट करने पे किसी की लाइफ बेटर होगी फॉर श्योर, हम ये नहीं कह सकते। तो ये डिफरेंसेस आपको देखने, दो क्राइटेरिया। मेन इज कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वो कम होता है, बट वेलफेयर का जो एस्पेक्ट है ज्यादा होता है। यहाँ पर देखिए हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये सारे ही ऐसे हैं जो जहां पर आपको कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा कम करना होगा, बट इसके वेलफेयर के जो एस्पेक्ट है बहुत ज्यादा है। हेल्थ एजुकेशन तो है ही है, वाटर सप्लाई एंड नेचुरल रिसोर्सेस जो है अच्छे से मैनेज अगर हो रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं ये नेचुरल रिसोर्सेस, लोगों को चाहिए क्या? नेचुरल रिसोर्सेस फॉर लिविंग, यही चाहिए, तो ये अच्छे से पहुंच रहे हैं, देन दैट मीन्स कि आप जो है अच्छे से वेलफेयर कर रहे हो लोगों का, राइट। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है और चारों ही यहाँ पर इंक्लूडेड है इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। बुक में भी ये चीज बहुत अच्छे तरीके से दी हुई है, सो डी इज द राइट आंसर। 7th क्वेश्चन यहाँ पर, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया वाज अबाउट डैश इयर्स एट बर्थ। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये टर्म क्या है? जब आप एक कंट्री में जन्म ले रहे हो, उस कंट्री में जो भी हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल है, जो एनवायरनमेंट है और भी फैसिलिटीज अवेलेबल जो वहां पर हैं, कंडीशंस उस कंट्री के जो भी हैं, उसके बेसिस पर आप कितने साल इस कंट्री में जी सकते हो, आप कितने साल ऑन एन एवरेज इस कंट्री में लाइव रह सकते हो, उसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। लाइफ की एक्सपेक्टेंसी इस कंट्री में कितनी है, इस इकोनॉमी में कितनी है, इस जगह पर कितनी है, इस रीजन में कितनी है, वो हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू दिस। एंड ये एक तरीके से एक कंट्री के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बताता है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम देखें इंडिया का 2025 32.5 56, जब इंडिपेंडेंस हुआ जस्ट उसके बाद, ऑल्दो हमें ये पता है कि ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया इंडिया को, और इस एक्सप्लॉइटेशन में इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो गिर गई, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सही से डेवलप तब तक नहीं कर रखा था। जस्ट एट इंडिपेंडेंस क्या था, तो यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की थी 32.5 ईयर्स, यानी कि इंडिया में जन्म लो 32.5 ईयर्स से ज्यादा अगर आप जी गए तो दैट इज रियली ग्रेट। ठीक है, तो वो चीज थी उस समय जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा अवेलेबल था। आज के डेट में 70 ईयर्स के आसपास है ये, बट एट दैट टाइम इट वाज दिस। तो इससे हमने इंप्रूवमेंट कितनी की है वो हमें देखना है। एंड अगर आपने जवाब सी दिया है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है आपका। 8th क्वेश्चन आपके सामने, द 3 मोस्ट एसेंशियल फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म एंड एथिकल इंपैक्ट ऑफ अ बिजनेस और कंपनी इन्वेस्टमेंट रिफर्ड टू एज ESG। ठीक है, ESG एक टर्म है और ये टर्म एक्चुअली रिफ्लेक्ट करती है लॉन्ग टर्म एंड एथिकल इंपैक्ट एक कंपनी का जो है। कंपनी, कोई भी कंपनी, फैक्ट्री आप जो है खड़ी करो, उसके बाद होता क्या है, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे होता है। ये इम्पैक्ट या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। आपने एक फैक्ट्री खड़ी की है, बहुत पोल्यूशन हो रहा है, आसपास के लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, आपका हाउस तो कहीं फार्म हाउस में आप रह रहे हो बहुत दूर, बट आसपास के लोग वहां पर जो है उनको असर हो रहा है, तो यू आर क्रिएटिंग ए नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी
ठीक है। एक्सटर्नैलिटी यानी कि आपने जो चीज खड़ी की है, आपने जो चीज बनाया है, उससे आपको तो फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बट उसका जो इफेक्ट दूसरों पर क्या हो रहा है, उनका कोई रिलेशन नहीं, फिर भी उन पर इफेक्ट हो रहा है, तो दैट इज एक्सटर्नैलिटी। और ये एक्सटर्नैलिटी नेगेटिव होगा ऐसे केसेस में जहां पर बहुत पोल्यूटिंग कंपनी है, बट देन कंपनी जो ESG में इन्वेस्ट कर रही है, ऐसी कंपनीज का पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होता है, वो सोसाइटी पर एक पॉजिटिव जो है उनका कॉन्सिक्वेंस, उनका इफेक्ट होता है। और ये ESG एक्चुअली है क्या, ये टर्म के बारे में बहुत अच्छे से बुक में डिस्कस किया गया है। इज इट एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, एनवायरमेंटल साइंटिफिक गवर्नेंस, इकोनॉमिक सोशल गवर्नेंस, इकोनॉमिक साइंटिफिक गवर्नेंस। तो यहाँ पर जो चीजें सोसाइटी को हेल्प कर रही हैं, वेलफेयर, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ये सारे साइंटिफिक या इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। ये जुड़ा हुआ है एनवायरनमेंट से, सोशल से, एंड गवर्नेंस जो की जा रही है विद इन द कंपनी एंड विद द पीपल, वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि ESG एक्चुअली इंडिकेट्स एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस जो कॉन्सिक्वेंसेस है कंपनी के, वो। तो ए इज द राइट आंसर। अगर आपने ए जवाब दिया है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 9th क्वेश्चन देखिए, 2017 नेशनल हेल्थ पॉलिसी, इट एम्स टू बूस्ट गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग, जो हेल्थ स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की प्रेजेंट, उसे बूस्ट करने के लिए एम कर रहा है डैश परसेंटेज बाय 2025। तो इस हेल्थ पॉलिसी के तहत एक टारगेट लिया गया कि गवर्नमेंट जो स्पेंड करेगी अपने GDP का पार्ट ऑन हेल्थ बाय 2025, वो इतना होगा। वो टारगेट क्या है? इज इट 2%, 2.5, 3 या 4%? ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये जो है आपको याद रखना होगा। यहाँ पर सही जवाब है बी, दैट इज 2.5% इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पर जो है 2017 का नेशनल पॉलिसी 2.5% का एम हम लेकर चल रहे हैं, अभी रफली 2.1% के आसपास है। अब देखिए ये वो जो गोल था 2025 तक अचीव करना। 10th क्वेश्चन आपके सामने, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन वाज लॉन्च्ड इन द यूनियन बजट 2021-22 टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर द नेक्स्ट डैश ईयर्स। इस बजट के का पार्ट बना था, ये बजट में लॉन्च किया गया था, और ये नेक्स्ट कितने सालों में इंप्लीमेंट करने से रिलेटेड इसका जो है मैंडेट था, इसका गोल था। इज इट 1 ईयर, 2 ईयर्स, 4 या 5 ईयर्स? आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक है। तो ये जो है नेक्स्ट 5 ईयर्स में इंप्लीमेंट करने का इसका प्लान था। एंड सो अगर आपने डी जवाब दिया है और अभी तक सही से जवाब दे रहे हो तो 10 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, राइट। तो डी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट 5 ईयर्स तक ये जो है इंप्लीमेंट करने का पूरा हमारा एम था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, और इसके साथ में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हेल्थ केयर से रिलेटेड फैसिलिटीज जो है इसके थ्रू प्रोवाइड होंगे, राइट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, जहां पर कुछ पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट देती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर 60% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, बाकी 40% स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, राइट। दैट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। अब 11th क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पिलर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022? कई सारे पिलर्स के बारे में बात की गई है इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, और यहां पर इनमें से कौन सा नहीं है? एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वांटिटी, अकाउंटेबिलिटी। थोड़ा सा पढ़ के हमें आइडिया लग रहा है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, इक्विटी यानी कि सभी लोगों को जिस कंडीशन में है एजुकेशन मिले, ये चीज इंश्योर करना। क्वांटिटी, तो क्वांटिटी यहाँ पर ऑड वन आउट लग रहा है। क्वांटिटी यानी कि क्या, हम क्या कह रहे हैं इसके थ्रू? एक्चुअली ये है, यहाँ पर अगर हम देखें ये एक्चुअली है क्वालिटी, नॉट क्वांटिटी। तो जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है उसकी क्वालिटी हाई रहे। क्वालिटी हाई रहने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको, उसके जो स्किल्स है उनको डेवलप करने से रिलेटेड इसमें बात की गई है। बट क्वांटिटी एज अ गोल, एज अ पिलर नहीं है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। अगर आपने सी जवाब दिया है देन आपका जवाब जो है सही है। नॉट अ पिलर पूछा गया, विच इज सी, अकाउंटेबिलिटी इज अ पिलर। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
1952 में डैश बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट अ नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड नेशनल प्रोग्राम 1952 में इनमें से एक कंट्री ने लॉन्च किया था और दैट कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डू सो। चाइना, साउथ कोरिया, जापान या इंडिया? तो लेट मी टेल यू दोस्तों, 1952 में इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने इस तरीके का फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया था। इनिशियली थोड़ा सा कोएर्सिव मेजर हमने लिया था कि कंपल्सरी हमें लिमिट करना है, फिर बाद में हमने अप्रोच चेंज किया। हमने ये कहा कि अब हम वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे, यानी कि वुमेन को अच्छे से पढ़ाओगे लिखाओगे तो उन्हें पता होगा कि हमें इससे ज्यादा बच्चे जो है पैदा नहीं करने हैं, क्योंकि वो हमारे कंट्री के लिए भी अच्छा नहीं है, अपने खुद के फाइनेंशियल लेवल के लिए भी अच्छा नहीं है, राइट। तो फैमिली प्लानिंग जो है 1952 में सबसे पहले इस तरीके का प्रोग्राम इंडिया लेकर आया था। इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री। यस, अगर आपने डी जवाब दिया है, 1 more point to you, राइट। यहाँ पे 13 क्वेश्चन आपके सामने है। द पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PMABHIM is the largest pan-India public health infrastructure initiative aimed to benefit which among the following? तो इसका जो है बेनिफिट कौन से सेक्टर में आपको मिल रहा है, यानी कि कौन से सेक्टर से रिलेटेड बेनिफिट इस पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के थ्रू दिया जा रहा है? इज इट प्राइमरी, सेकेंडरी या टेरिशरी हेल्थ केयर सेक्टर? ठीक है, इसी सेशन में हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। अगर आप सुने होंगे उस एक्सप्लेनेशन को तो आराम से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है वो रिलेटेड है टू ऑल द 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज टर्शियरी, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर सही जवाब हो जाता है हमारा डी। अगर आपने डी जवाब दिया है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। डैश इज द कोर एंड फंडामेंटल गोल ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया। इंडिया में जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसका फंडामेंटल गोल क्या है? आप ही लोग जवाब दो इसका, पढ़ो और यहाँ पर जो ऑप्शन है फटाफट से पढ़ के उसको आंसर करने की कोशिश करिए आप, राइट। तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। यहाँ पर पहला ऑप्शन अगर हम देखें, बेटर एजुकेशन, हायर लिटरेसी, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, पॉपुलेशन मैनेजमेंट। चारों ही सही लग रहे हैं, है ना। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर क्या है? यहाँ हम बात कर रहे हैं अबाउट फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है। तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम मोस्टली रिलेटेड है टू पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन मैनेजमेंट, तो इस वजह से डी इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पर इस तरीके से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो यहाँ ऑप्शन दिए गए अच्छे से आपको पढ़ना है और उसके बेसिस पर आपको आंसर करना है। तो अगर आपने आंसर डी दिया है देन इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन आपको बुक में भी मिल जाएगा एंड इसी वजह से हम इन चीजों को फिर से रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पूरा हमारा जो सिलेबस इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो सब कवर हो जाए। अब ये क्वेश्चन देखिए, ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज अ राइज इन डैश अमंग नेशंस। अगेन ऑप्शंस पढ़िए यहाँ पर, आप आई थिंक इसको आंसर कर सकते हो। अगेन ये बहुत ही ज्यादा इजी है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन या इंटेलेक्चुअल इंटीग्रेशन, इनमें से कौन सा सही जवाब है? ग्लोबलाइजेशन को हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं? इट इज अ राइज इन डैश, ठीक है, ये पूछा गया है। तो चारों ही यहाँ पर देखने में तो सही लग रहे हैं, बट देन ग्लोबलाइजेशन एज अ टर्म जो भी हम पढ़ रहे हैं वो शुरू कैसे हुआ था? ये शुरू हुआ था बिकॉज ऑफ मेनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरीके के हो सकते हैं कंट्रीज के बीच में? क्या हो सकता है? इधर दे कैन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जहां पर हम ये कह रहे हैं कि वो ट्रेड एक्टिविटीज में इंडल्ज हो रहे हैं, या फिर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं एक दूसरे के कंट्री में, राइट। तो ये हम कह सकते हैं 2 तरीके के मेन एक्टिविटीज है। ये दोनों ही कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। और हम हिस्ट्री को अगर देखें तो ट्रेड के थ्रू शुरू हुआ था जो इंटीग्रेशन, जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो हुआ। और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज समथिंग जिसके बारे में हम बात करते हैं जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। ये मेन चीज है जिसके बारे में हम बात करते हैं। यस, ये सारा हम कह सकते हैं एक कॉन्सिक्वेंस है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसके बाद का कॉन्सिक्वेंस ये सब है कि पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रेशन बाद में हुआ, बट देन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड इस वजह से ए, अगर आपने जवाब दिया है ए, देन इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज द राइट आंसर। 16 क्वेश्चन देखिए, द टर्म ग्लोबलाइजेशन वाज पॉपुलराइज्ड इन द मिड 1980s बाय डैश। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, या फिर वर्ल्ड बैंक।
ठीक है। पूछा क्या गया है, ये टर्म जो है ग्लोबलाइजेशन, इसे 1980s के आसपास के समय में पॉपुलराइज किया गया था, एंड ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है, एंड अगर आप बुक अच्छे से पढ़े हो तो आपको पता होगा, दिस इज बाय OECD। ठीक है, OECD के द्वारा ये पॉपुलराइज किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। एंड ये जो है, अगर आपने सी जवाब दिया है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन की तो हम बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड में इस तरीके से OECD ने इसे पॉपुलराइज किया, बट इंडिया में फॉर्मली हमने ग्लोबलाइजेशन कब अपनाया, क्योंकि पहले का समय हम जानते हैं कि हम जो कंट्रीज है, बाहर की कंट्रीज है, कई सारे ऐसे इंपोर्ट्स हमारे होते थे जिन पर हमने बहुत हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी थी, जैसे 140% का भी इंपोर्ट ड्यूटी लगा है कुछ चीजों पर जो हम इंपोर्ट करते थे, फिर भी हम इंपोर्ट करते थे। तो ये जो इंपोर्ट ड्यूटी इतना ज्यादा लगाओगे तो कौन सी कंट्री आपको जो है आपके साथ ट्रेड करना चाहेगी। इस वजह से हमारा जो बाकी के कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशंस थोड़े कम थे, और हम इस चीज से कैसे उभरे। Years after independence immediately हमने ये चीज की कि ग्लोबलाइज हो गए with the introduction of green revolution in 1960s, introduction of new economic policy in 1991-92, introduction of reforms during Lehman collapse। तो Lehman collapse 2008 में होता है, जहां पर Lehman जो है एक्चुअली एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, एक फर्म है, और ऐसे लोन्स उसने दे दिए होते हैं, लेमन ब्रदर्स नाम से है ये, जो कि वापस नहीं होते हैं, और इस पे पूरा का पूरा बहुत ज्यादा चीजें, बैंक ये सब डिपेंडेंट थे, और बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है 2008 में। तो दैट इज लेमन कोलैप्स। तो ईयर्स आपको याद रखने, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि 1947 के बाद 1950s के आसपास हम ग्लोबलाइज हो गए। तो यहाँ पर द बेस्ट ऑप्शन आपको जो लग रहा है, जो आप जो है कह सकते हो, इज 1991-92, क्योंकि इसके बाद हमने LPG रिफॉर्म्स की तरफ हम आगे बढ़े, और यहाँ पर जी क्या है, जी इज एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इस वजह से हम फॉर्मली हम अपनाते हैं ग्लोबलाइजेशन को आफ्टर 1991-92 विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सी अगर आपने जवाब दिया, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी 18th क्वेश्चन पढ़ो एंड ट्राई टू आंसर, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का डायरेक्ट बेनिफिट है ये हम नहीं कह सकते, ये पूछा गया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉब क्रिएशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फटाफट से आंसर करने की कोशिश करो। सिमिलर कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, पिछले 15th क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, उसी तरीके का कुछ यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं, मेनली हम किस चीज के बारे में बात करते हैं, हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात करते हैं, और इसका एक कॉन्सिक्वेंस, यानी कि हम ये डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी पक्का होगी आपके कंट्री में, क्योंकि आपकी कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके खुद के गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है, किसी और कंट्री से हमारा ज्यादा रिलेशन नहीं है। मोस्ट कंट्रीज इसी तरीके से हैं आज के डेट में। तो ग्लोबलाइजेशन का डायरेक्ट इफेक्ट, डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा, हम श्योरली नहीं कह सकते। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर श्योरली होगा, हम बाकी कंट्री से टेक्नोलॉजी लेते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी रशिया से और कई देशों से हम ले रहे हैं, राइट। जॉब क्रिएशन हो रहा है, IT सेक्टर हमारा देख लो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो है ही है। तो सी इज द राइट आंसर, विच इज नॉट अ डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट। 19th क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन टू इंडिया। अगेन सिमिलर लाइंस पे है, ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट इनमें से कौन सा है। यहाँ दिया गया है कि इंक्रीज पर कैपिटा इनकम, तो नेशनल इनकम तो इंक्रीज होगी ही होगी अगर आप ग्लोबलाइज करोगे, पर कैपिटा इनकम भी होगी क्या। बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मोर ऑप्शंस फॉर कस्टमर्स, मोबिलाइजिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, लास्ट बट वन क्वेश्चन है ये इस सेशन का। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स पूछे गए, पढ़ते हैं पहला वाला। यहां पर कहा गया कि इंक्रीज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या है, PCI इज नथिंग बट नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो यहां पर जब हम नेशनल इनकम का जो चेंज है उसको असेस कर लेते हैं, देन पर कैपिटा इनकम का हमें पता चल जाता है। नेशनल इनकम डेफिनेटली इंक्रीज होता है, मोस्ट ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट यही है कि नेशनल इनकम को इंक्रीज करो वरना वो ग्लोबलाइज होंगे ही नहीं। ये इंक्रीज हो रहा है तो पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगा। देन दैट मींस
फर्स्ट वन इज करेक्ट। अब बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो मिलते ही हैं, एमएनसीज यहाँ पर आ रहे हैं, हम बाहर के देशों में जाकर जॉब्स कर रहे हैं कई लोग, तो यस यहाँ मोर ऑप्शंस फॉर कस्टमर्स। हाँ, इंडियन इंडिजिनसली जो बनी चीजें हैं वो तो है आपको अवेलेबल, बाहर कंट्रीज में जो बन रहा है वो भी अवेलेबल है। मोस्ट जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं वो सब बाहर कंट्रीज में मोस्टली बनते हैं एंड दैट इज अवेलेबल, तो ऑप्शन ज्यादा हैं। साथ में मोबिलाइजिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो लार्ज इन्वेस्टमेंट्स एग्रीकल्चर सेक्टर में स्पेसिफिकली इंडिया की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन जो हुआ है वो काफी ज्यादा हुआ है और इसमें ग्लोबलाइजेशन ने काफी ज्यादा हेल्प की है, राइट। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर करेक्ट। अगर आपने जवाब डी दिया है तो दैट इज करेक्ट। और ये 28th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, पढ़ो आराम से इसको। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन तो हम करते हैं कई बार, कई लोग जो है किसी और कंट्री में जाकर काम तो करते हैं, बट ये कंडीशंस उस कंट्री में सही हैं, वो सही तरीके से वहां पर रह रहे हैं या नहीं। अगर रह रहे हैं दैट इज कॉल्ड फेयर ग्लोबलाइजेशन। अगर सही से नहीं रह रहे हैं वहां पर इश्यूज हो रहे हैं, उनको आउटसाइडर्स उन्हें माना जाता है, दैट इज नॉट फेयर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, एक एग्जांपल तो मैंने बता दिया। अब इसके बेसिस पर आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो एंड ट्राई टू आंसर। पहला क्या है? एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग नेशंस एंड पीपल। इज इट करेक्ट? गवर्नमेंट मेजर्स मस्ट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजंस। क्या ये सही है? फेयर इंक्लूसिव डेमोक्रेटिकली गवर्नड एक्टिविटीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंक्लूडेड है इसमें। इंक्लूजन ऑफ साउंड इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू प्रमोट अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्राइज। ठीक है, तो क्या ये चीज सही है? पढ़िए इन चीजों का एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। एंड इसके अलावा कोई भी अगर आपको क्वेरीज है आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो 8146207241 एंड यू कैन डायरेक्टली टॉक टू अस hello@edutap.co.in पर अपनी क्वेरी आप ड्रॉप भी कर सकते हो थ्रू द मेल, राइट। आप अपना फीडबैक भी दे सकते हो इन सेक्शन से रिलेटेड इस मेल आईडी पर, या फिर कमेंट सेक्शन का अच्छे से आप यूटिलाइज करो एंड ट्राई टू आंसर जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको भी, एंड अपनी क्वेरीज भी आप पूछ सकते हो। सेशंस कैसे लग रहे हो वो भी आप बता सकते हो। एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। कीप योर कॉन्फिडेंस लेवल हाई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।